आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 16 फरवरी की खबरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कतर। राजधानी दोहा है, जहां की हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री दोहा में कतर के अमीर से भेंट कर रहे हैं। अब भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जानते हैं कतर के बारे में। तो जब आप देख रहे हैं मैप भी आप देख रहे होंगे, फारस की खाड़ी के पश्चिमी तट पर पश्चिमी एशिया में कौन सा देश स्थित है, वो आपका कतर देश है। सीमावर्ती देश कौन कौन से आपको दिख रहे हैं। स्थलीय सीमा सऊदी अरब के साथ मिलती है। समुद्री सीमा संयुक्त अरब अमीरात व बहरीन के साथ मिलती है। सीमावर्ती जलीय निकाय कौन सा है, फारस की खाड़ी आप सभी देख सकते हैं, बहरीन की खाड़ी। चलिए भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इसमें कतर प्रायद्वीप स्थित है। यह एक छोटा रेगिस्तानी प्रायद्वीप है। यह विशाल अरब प्रायद्वीप से उत्तर की ओर विस्तारित है। उच्चतम बिंदु अबू अल बावल हिल। बालू के टिब्बे, नमक के मैदान या सब खाह मुख्य स्थलाकृतियाँ हैं। इस देश में कोई स्थायी ताज़ा जल के निकाय नहीं प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, IBBI की विशेषज्ञ समिति ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता IBC 2016 के तहत मध्यस्थता के उपयोग के लिए फ्रेमवर्क रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। TK विश्वनाथन इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। समिति का कार्य IBC 2016 के तहत विविध प्रक्रियाओं में मध्यस्थता मीडिएटर या मीडिएशन के उपयोग की संभावना की जांच करना था। वर्तमान में IBC के तहत दिवाला और शोधन अक्षमता से जुड़े विवादों की मध्यस्थता के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया था। मध्यस्थता के अंतर्गत एक तटस्थ तीसरा पक्ष दो या दो से अधिक पक्षों के बीच विवाद को वार्ता के जरिए सुलझाने का प्रयास करता है। आमतौर पर इसका उपयोग विवाद में शामिल पक्षकारों की आपसी सहमति या पूर्व सहमत अनुबंध के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा न्यायालय के आदेश या सुझाव पर या कानूनी रूप से अनिवार्य किए जाने पर भी इसका सहारा लिया जाता है। भारत में मध्यस्थता फ्रेमवर्क। मध्यस्थता अधिनियम 2023 का उद्देश्य मध्यस्थता को सुविधाजनक बनाना है। मध्यस्थता से संबंधित अन्य विधान निम्नलिखित हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, कंपनी अधिनियम 2013, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। भारत मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता देश है। समिति की सिफारिश। IBC के तहत विवाद समाधान तंत्र के रूप में स्वैच्छिक मध्यस्थता के चरणबद्ध तरीके से शुरुआत करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार नियम बनाकर दिवाला मध्यस्थता फ्रेमवर्क की संरचना भी निर्धारित कर सकती है। साथ ही इसमें मध्यस्थता के जरिए सुलझाए जाने वाले विवादों की श्रेणियां भी निर्धारित कर सकते हैं। IBBI द्वारा मध्यस्थता के संचालन और उसके प्रवर्तन के लिए प्रक्रियाएं निर्दिष्ट की जानी चाहिए। और एक और सलाह है इसमें मुख्य रूप से मध्यस्थता की लागत पक्षकारों द्वारा समान रूप से या पारस्परिक सहमति के अनुसार वहन की जानी चाहिए। नेक्स्ट, एक संसदीय समिति ने सरकार से महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने का आग्रह किया है। समिति द्वारा रेखांकित जो तथ्य हैं, पिछले 5 वर्षों में 373 सरकारी वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया था। हैक के बाद रिकवरी की दर बहुत कम है, यानी पिछले 3 वर्षों में रिपोर्ट के अनुसार लेन देन में रिकवरी दर लगभग 10.4% रही है। जिन अन्य मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है उनमें फिनटेक द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, बायोमेट्रिक्स, क्लोनिंग आदि शामिल है। समिति की सिफारिश है कुछ यहाँ पर। साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए सभी हितधारकों के प्रभावी समन्वय के साथ बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। साइबर धोखाधड़ी के प्रति सुभेद्य क्षेत्रों हॉटस्पॉट में माइक्रो ATM और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। साइबर सुरक्षा का मौजूदा जो ढांचा है उसमें क्या क्या है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क 2013। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय साइबर सुरक्षा नीतियों के समन्वय, निगरानी और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जवाबदार है। सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000 जैसे विधायी उपाय किए गए हैं। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CERT-इन जैसी समर्पित एजेंसियां साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करती हैं। इसे IT अधिनियम की धारा 70B के तहत स्थापित किया गया था। अब CERT-इन के अंतर्गत कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम फाइनेंस सेक्टर स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र, यह महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण के संबंध में एक नोडल एजेंसी है। NCIIPC महत्वपूर्ण क्रिटिकल डिजिटल अवसंरचना, इसका आशय उन कंप्यूटर प्रणालियों और नेटवर्क से है जो किसी समाज व अर्थव्यवस्था के परिचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें स्वास्थ्य देखभाल,
परिवहन, वित्त और अन्य महत्वपूर्ण उपयोगिताओं से जुड़ी प्रणालियां शामिल हैं। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग अभी जारी की गई है, जहां पर जापान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे नंबर से फिसलकर चौथे स्थान पर आ गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। वहीं भारत देखा जाए तो भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच तुलना नॉमिनल जीडीपी पर आधारित होता है। इसे डॉलर के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। जापान की गिरती रैंकिंग के कारण वृद्धजनों की बढ़ती आबादी और कम जन्म दर जापान के लिए रैंकिंग घटने का कारण है, क्योंकि इससे उत्पादकता कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है और प्रतिस्पर्धा का माहौल भी प्रभावित हो रहा है। श्रम की कमी है। जापान में विदेशी श्रम की स्वीकार्यता भी सीमित दायरे में है। जापानी मुद्रा येन की कमजोरी और नवाचार की कमी जापान की आर्थिक समृद्धि को प्रभावित कर रही है। इंट्यूटिव मशीन्स मिशन (IM) स्पेसएक्स ने पिछले अपोलो चंद्र मिशन के 52 साल बाद इस निजी क्षेत्र की अमेरिकी चंद्र मिशन को लॉन्च किया है। IM फर्स्ट फ्लाइट चांद के पर्यावरण के बारे में डेटा इकट्ठा करने के लिए लैंडर नोवा C ODCS और नासा द्वारा डिजाइन किए गए उपकरणों के 6 पेलोड ले जा रही है। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मालापड एक क्रेटर पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगी। निजी क्षेत्र के पिछले असफल प्रयास 2019 में आपने देखा इजरायल का था बेयर सीट अभियान, 2023 में हकुतो R मिशन जापान का जो असफल हो गया था, 2024 में द पेरेग्रीन लैंडर USA का जो असफल प्रयास था। केवल अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ मतलब आपका रूस, चीन, भारत और जापान ही ऐसे देश हैं जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता पाई थी। उसमें भारत दक्षिणी पोल पर उतरने वाला, चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर उतरने वाला पहला देश बन चुका है। नेक्स्ट, ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और BPCL कोचीन हवाई अड्डे के परिसर में विश्व का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। इस संयंत्र का लक्ष्य 1000 किलोवाट बिजली का उत्पादन करना है और देश के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को गति प्रदान करना है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL का 19वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यह भारत सरकार की मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट कंपनी के अंतर्गत आती है। यह दर्जा निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर दिया जाता है। यदि कंपनी 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाया हो, कर पूर्व लाभ 3 वर्षों में कम से कम 1 वर्ष में 30 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो, या फिर आप देखेंगे पॉजिटिव नेटवर्थ की स्थिति होनी चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं हो नेटवर्थ। यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मुख्य कार्य यह करेंसी नोट, सिक्योरिटी पेपर, गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर, डाक टिकट, पासपोर्ट, वीजा आदि का विनिर्माण करता है। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा। एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 और 2023 के बीच H5N1 ने यूनाइटेड किंगडम में पक्षियों की एक बड़ी आबादी को समाप्त कर दिया है। H5N1 एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है। यह पक्षियों में अत्यधिक गंभीर संक्रामक श्वसन रोग का कारण बनता है। इसे एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। H5N1 को अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मनुष्यों में H5N1 संक्रमण संक्रमित जीवित या मृत पक्षियों या H5N1 दूषित परिवेश के निकट संपर्क में आने से होता है। मनुष्यों में H5N1 संक्रमण गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और इसमें मृत्यु दर भी अत्यधिक हो सकती है। स्पीसीज थ्रेट अबेटमेंट एंड रिस्टोरेशन मैट्रिक स्टार मैट्रिक कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने शुरू किया है। इसे अन्य संगठनों व विशेषज्ञों की भागीदारी में आरंभ किया गया था। इसका अब समुद्री क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए विस्तार किया गया है। इसे स्थलीय क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए पहली बार 2021 में प्रस्तुत किया गया था। स्टार मैट्रिक प्रजातियों द्वारा सामना किए जाने वाले विलुप्ति के जोखिम व खतरों को परिमाणित करता है। इसके लिए यह संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची से मौजूदा डेटा का उपयोग भी करता है। स्टार अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण लक्ष्यों में योगदान करने हेतु विशेष अवस्थितियों पर विशिष्ट कार्रवाई की क्षमता का आकलन भी करता है। स्टार निम्नलिखित 2 प्रकार की कार्रवाइयों के योगदान का आकलन करता है: खतरा उन्मूलन और पर्यावास पुनर्स्थापन। डेटा एक्सक्लूसिविटी। भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते में डेटा एक्सक्लूसिविटी प्रावधान की मांग को खारिज कर दिया है।
भारत ने यह निर्णय घरेलू जेनेरिक दवा निर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए किया है। अच्छा, ये होता क्या है? तो ये बौद्धिक संपदा संरक्षण का एक रूप है। यह विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा पर लागू होता है। इसके तहत कोई जेनेरिक दवा निर्माता निर्दिष्ट वर्षों के लिए मूल दवा निर्माता के डेटा पर निर्भर होकर समान दवाओं के लिए विनियामक अनुमोदन हेतु आवेदन नहीं कर सकता। यह मूल दवा निर्माता की एकाधिकार अवधि को बढ़ा देता है, जिससे वो ज़्यादा प्रॉफिट और मुनाफा कमा पाता है। यह बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं और ट्रिप्स पर समझौते के तहत अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा भारत के कानून भी इसके लिए प्रावधान नहीं करते हैं। इस प्रकार से हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आपको 16 फरवरी की करंट अफेयर्स की क्लास कैसी लगी, इसे ज़रूर हमें आप कमेंट करके बताएं। जो भी आपको इसमें कोई दुविधा आ रही हो, आप उसमें कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप अधिक से अधिक लोगों को इस करंट अफेयर सेशन से अवगत कराएं ताकि सभी का जो है एग्ज़ाम निकल पाए। धन्यवाद साथियों।